नमस्ते दोस्तों। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 9 पे, जो कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ की इस बुक का सेकंड पोर्शन का पहला ही चैप्टर है ना। पहले पोर्शन में हमने मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स और सारे ही फंक्शंस जाने, उनको अच्छे से पढ़ा समझा। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम फाइनेंस और मार्केट को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, प्लानिंग, कैपिटल का स्ट्रक्चर, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज whether big or small needs finance to carry on its operation। बिल्कुल सही बात है। The importance of finance has increased tremendously these days because of mass production and use of capital intensive techniques। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि फाइनेंस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। देखिए, महंगाई, करेंसी की वैल्यू, ठीक है, एक फिक्स्ड इन्फ्लेशन तो हर इकोनॉमी में आता ही रहता है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मॉडर्नाइजेशन होता है तो नई नई चीज़ें आती हैं जिसमें आपको खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो इंडिविजुअल खर्चे हो या बिजनेस के खर्चे। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि हाँ, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी बढ़ी है, लेकिन ये हमेशा ही बढ़ती रहती है। बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की अपनी एक फिक्स्ड इम्पोर्टेंस है ही है, जिसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है कि आप फंड्स यूज करोगे उन्हीं फंड्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बिजनेस का क्या मतलब होता है कि आपने फंड उठाए, उसको यूज किया अच्छे से, जिससे कि इनकम जनरेट हुई, प्रॉफिट जनरेट हुआ, और जिससे आपने जैसे जैसे फंड दिया था उसको उसके अपने तरीके से प्रॉफिट में शेयर या इंटरेस्ट के रूप में दे दिया। जो भी आपको इनकम हुई उसमें से शेयर अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा इन द सेंस कि जितना फाइनेंस उसने दिया होगा उतना, मान लीजिए ए ने दिया होगा उतना ए को मिलेगा, जितना बी ने दिया होगा उतना बी को मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से बिजनेस की सक्सेस लार्जली इसी पे डिपेंड करती है कि भाई आपने कैसे टाइमली चीपली फाइनेंस अरेंज किए बिजनेस के बाहर से, और कितने वेल तरीके, मतलब बढ़िया तरीके से उसको इन्वेस्ट किए। ठीक, इन्वेस्ट इन द सेंस आप ही के अपने बिजनेस में जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है, प्रपोज्ड है, उनमें किस में कितना पैसा लगाना है, बहुत सही तरीके से आपने डिसाइड किया सिचुएशन के हिसाब से। तो इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंस क्या है, किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड है। वो होगा तो बिजनेस चल रहा होगा, वो नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो नीड क्यों है फाइनेंस की, देखिए दूसरा तो बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। बहुत सिंपल और सही डेफिनेशन है। इट इज बेसिकली कंसर्न विद एक्विजिशन ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये भी आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। चाहे जिस भी मेथड से हो, डेब्ट से हो, इक्विटी से हो, अभी आगे आप डेब्ट इक्विटी भी पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर सम फाइनेंस। कोई सा भी बिजनेस होगा, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ फाइनेंस तो चाहिए ही होगा। कोई भी ऐसा बिजनेस तो हो नहीं सकता जो बिना पैसे के स्टार्ट हो जाए, नहीं तो ज्यादातर लोग वही कर रहे होते हैं। कम से कम भले ही चाहिए हो सकता है छोटे बिजनेस में, पर जीरो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। फाइनेंस इसलिए भी चाहिए होता है कि बिजनेस शुरू हो सके और स्टैब्लिश हो सके। बिजनेस की हर दिन की गतिविधि, जैसे कि रॉ मटेरियल का पेमेंट करना, सैलरी का पेमेंट करना, ये सब के लिए जरूरत होता है फाइनेंस। मॉडर्नाइजेशन आएगा तो आपको बहुत सारे बदलाव लाने होंगे अपने फर्म में,
नहीं तो अगर आपका फर्म अच्छे से स्टेबल तरीके से चल रहा है तो कभी तो आप सोचोगे उसे बढ़ाने का, तो एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी आपकी हैं उनकी वैरायटी बढ़ाने के लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। असेट्स परचेज करने के लिए जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट जैसे ट्रेडमार्क आपको लेना है अपना, कि आपके अपनी कंपनी की एक पहचान हो जाए। पेटेंट लेना है, आपने कुछ ऐसा इजाद किया, डिस्कवर किया कि भाई आप चाहते हो कि ये हम ही बनाए जिससे कि पूरा प्रॉफिट हमारे पास आए और हम मन चाहे रेट पे भी बेच पाए, तो उसके लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन होता है। ये भी एक तरीके का एसेट है। इन सबके लिए आपका फंड चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिल्कुल। अब आ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। भाई एक था बिजनेस फाइनेंस क्या है, ठीक। अब बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसे मैनेज करना। Since finance is the lifeblood of any business, its management requires special attention. स्पेशल अटेंशन, हाँ कह सकते हैं। चलिए, ये बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, जैसे बुक ने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, मतलब राइटर ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको किसी किसी चैप्टर से किसी किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ आपको ये नहीं लगेगा कि आप चीज़ें रिपीट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पढ़ते समय भले ही लगे। और कुछ बातें ये लोग ऐसी कह जाते हैं बुक राइटर्स, जो आप भी वहाँ लिख सकते हो, जिसमें क्या खासियत है? खासियत ये है कि उसे मना नहीं किया जा सकता। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि यार किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट के दूसरे हिस्से को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा किसी ने कह दिया कि उसके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि गलत कह रहा है, ठीक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी से कंसर्न है? फ्लो ऑफ फंड्स है, ठीक है। फ्लो ऑफ फंड्स का मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग किस चीज़ से रिलेटेड? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब कहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कहाँ पे लगाए जाएंगे, किस प्रोजेक्ट पे। और इसके अलावा यहाँ पे दिया नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स होना दिया है, बिल्कुल दिया, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्ट करते समय अब आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म असेट्स में भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि कितना पैसा फंड का, आप कितना हिस्सा लॉन्ग टर्म में लगाओ, कितना शॉर्ट टर्म में। हालांकि उसको बोरो करने के भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वेज हैं, तो बेस्ट तो यही रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म तरीके से ही रेज करा जाए फंड को, और अगर शॉर्ट टर्म तरीके का फंड इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म तरीके से ही रेज किया जाए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं भी होता है और बिजनेस चलते रहते हैं, अच्छे भी परफॉर्म करते हैं कुछ, ठीक है। तो कोई, जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, कंपेयर करना कि किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितनी कॉस्ट है, ठीक। उस हिसाब से चलें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बेटर तरीके से हो पाता है। यूजेस ऑफ फाइनेंस, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से प्रॉफिट श्योर हो, यानी कि रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा हो जितनी हमारी उस फंड को प्रोक्योर करने में कॉस्ट थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहीं से 10 लाख का लोन लिया अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या उसके मेजर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, और वो 10 लाख का लोन था 7%। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं कि उसको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए। तो जो प्रोजेक्ट आपका लगभग 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए ले रहा हो और आपको 10-11% प्रॉफिट दे रहा हो, वो जो भी बेस्ट होगा बाकियों में उसमें ही इन्वेस्ट करना सही रहता है। अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि इन्हीं जो जो दो एस्पेक्ट हैं उनसे डील करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखा जाता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर, कोशिश की जाए कि सस्ते से सस्ते तरीके से फंड उठाया जाए, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा ना हो, टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल। अच्छा, टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड, और ऐसे फंड का जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सही जगह हो। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एज एन रिकॉर्ड, ये नहीं कि पूरा पूरा उसमें इन्वेस्ट कर दिया वर्किंग कैपिटल या टेम्परेरी जो डे टू डे बिजनेस होता है उसके लिए करंट फंड को छोड़ा ही नहीं, है ना।
शॉर्ट टर्म वो भी गलत है। जैसे तो इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लेकिन आइडल फाइनेंस से बचना है। ऐसा ना हो कि उसमें मेजर पोर्शन पड़ा ही है, बिल्कुल यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे में आपको नुकसान होगा, क्योंकि उस फाइनेंस की कुछ ना कुछ कॉस्ट तो रही होगी लेकिन रिटर्न उस पर जीरो आ रहा होगा। ठीक। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। अब एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब अगर कोई फाइनेंस मैनेजर है तो क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो फिक्स एसेट का साइज और कॉम्पोजिशन देखेगा। ठीक। कि कितने तरीके के फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, जैसे प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। साथ ही उनका साइज भी देखेगा। ठीक। क्वांटम ऑफ करंट एसेट की भी क्वांटिटी देखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा हो जा रहे हो या बहुत ही कम हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्रेडिट पॉलिसी ये सब फाइनेंशियल मैनेजर के हाथ में ही आ जाता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। आप कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठा रहे हो, कितना शॉर्ट टर्म, मतलब लंबे समय के लिए उठाओगे तो उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा जो जाता रहेगा, है ना, महंगा भी होगा वो। और शॉर्ट टर्म वाला होगा सस्ता होगा लेकिन थोड़े ही समय में आपको वापस करना होगा। तो जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस उठाएंगे आप। ठीक। किसी भी एक को ओवर ज़्यादा नहीं कर, अननेसेसरी ज़्यादा नहीं करेंगे। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो डेब्ट से भी आ सकता है, इक्विटी से भी, अक्सर ये दोनों से आता है। तो इसका एक रेशियो फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। क्यों किसी एक से ही पूरा नहीं आ जाता, क्योंकि जब अगर पूरा का पूरा आप इक्विटी ले लोगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी पूरा उन लोग को बांटना पड़ेगा। अगर 100% इक्विटी कैपिटल रहेगा तो पूरा जो प्रॉफिट होगा आपको उनको बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए 100% इक्विटी रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर बिजनेस कराने का चलाने का ही क्या पॉइंट है। फिर आता है डेप्ट। अगर आप पूरा का पूरा डेप्ट से ले लोगे और आपको थोड़ा सा भी लॉस हुआ किसी ईयर या जीरो प्रॉफिट हुआ तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे, क्योंकि उस पूरे फंड पे इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से, बिजनेस के टाइप के हिसाब से, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका पिछला परफॉर्मेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखता है फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, और फिर रेशियो सेट करता है कि कितना डेप्ट हो कितना इक्विटी हो। ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे आप जो है अपना वो डिविडेंड बांट रहे हो, चाहे आप जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब कुछ किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए बिजनेस एक्सपेंशन क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये आप आगे पढ़ोगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट करता है सभी तरीके के प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस को। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द प्राइमरी एंड मोस्ट important objective of financial management is to maximize wealth of equity shareholder, which means maximizing the market price of equity shareholder। अब भाई क्या एम क्या है उसका, चलिए पता चल गया उसे काम क्या करने हैं, उसको क्या एम करना चाहिए, क्या उसका गोल होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी ओनर्स है बिजनेस के उन सबकी वेल्थ बढ़े, जिसका क्या मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर्स का जो आपके फर्म है उसका मार्केट प्राइस बढ़े। ठीक। तो हर फाइनेंशियल डिसीजन मेजर माइनर इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। और अवेलेबल ऑल्टरनेटिव से जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है तभी डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट हो पाती है। ठीक। अब आती है बात फाइनेंशियल डिसीजंस की। डिसीजंस जो हम लेते हैं फाइनेंशियल मैटर के, जो बिजनेस फर्म है उससे रिलेटेड, वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ये सब छोटे बड़े डिसीजंस के एग्जांपल हैं। लेकिन मेजरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन को किन तीन चीज़ों में बांटा गया है, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और फिर से एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके अंदर भी आ जाता है। सॉरी, पूरा गलत लिखा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही है सही है सही है। देखिए ये है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन इसे ले लें। फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंसिंग डिसीजन आ जाता है, एक आ जाता है डिविडेंड डिसीजन, और फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आपसे पूछेगा फाइनेंशियल डिसीजन के क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये तीनों लिखोगे। कोई फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में लिखे पूछेगा तो वो आगे आप पढ़ोगे। ठीक।
वो एक ही होता है कि डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो क्या रहेगा, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन की फंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट किस में कितना रहेगा। डिविडेंड डिसीजन, जब आपको प्रॉफिट हुआ तो उसको किस तरीके से डिवाइड करना है डिविडेंड में के रूप में। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन कई तरीके के होते हैं, फिलहाल कैटेगरी है उसकी कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल नाम से ही पता चलता है कि कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म है, साथ में लिखा भी है, वाह। और वर्किंग कैपिटल क्या है, शॉर्ट टर्म है, यानी कि थोड़े समय के काम में आता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन यही कहता है कि आपको कितना शॉर्ट टर्म में और कितना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। डे टू डे वर्किंग में ज़्यादा खर्चा आता है आपके टाइप के बिजनेस में, तो आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखो। आपको बड़े बड़े एसेट्स खरीदने पड़ गए हैं शुरू में ही, तो आपको कैपिटल बजटिंग यानी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए। फिर आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इस डिसीजन को जो ऊपर हम देख रहे हैं वो किस किस चीज़ से इफेक्ट होता है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप लगा रहे हो, जिस भी चीज़ को खरीद रहे हो, वो कितना कैश फ्लो देगा। रेट ऑफ रिटर्न, सही बात है, प्रॉफिट कितना देगा, इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट है वो 10% रिटर्न दे रहा है, प्रोजेक्ट भी है 12%, तो आपको 12% वाला यानी बी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, किसी भी अमाउंट को कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। भाई एक तो पता कि ए अभी में ए को चुनना है, बी को चुनना है, लेकिन चुन लेने के बाद कितना पैसा उसमें डालना है वो भी डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन सब। ठीक, इन सबको इन्वेलुएट करते हुए ही आपको किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक, फिर आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन है कि क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो रेज करना है वो कितना होगा, और वो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कैसे रेज किया जाएगा। ठीक, देखिए दो ही सोर्सेज हैं इसके, ओनर्स फंड, लोनर्स फंड। ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक का हिस्सेदार है, वो उनका दिया हुआ फंड ओनर्स फंड है, क्योंकि उसमें आपको केवल प्रॉफिट का शेयर देना होता है। और बोरोड फंड क्या है, लोनर्स फंड जिसे भी हम बोल सकते हैं, वो लोन लिया हुआ है एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, कहीं से भी, कई तरीके होते हैं उसके, बैंक से, डिबेंचर से, एक्सेट्रा। तो उन तरीकों से लिया हुआ फंड बोरोड फंड कहलाते हैं। ठीक, इसमें हम हमेशा रिस्क और कॉस्ट देखते हैं अक्सर। जो आपका सॉरी जो आपका शेयर होल्डर यानी ओनर्स फंड होता है, उसमें कॉस्ट कम होती है पर रिस्क ज्यादा होता है। मतलब कि आप चाहो तो 2% प्रॉफिट दो, 4% दो, 10% दो, है ना, प्रॉफिट का कुछ छोटा हिस्सा दो। हालांकि आप पूरी तरह से अकेले ये सब नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आप शेयर होल्डर्स के पूरे अगेंस्ट चले जाओगे तो वो अगली जो ईयरली मीटिंग होगी उसमें वो आपके खिलाफ डिसीजन ले लेंगे। ठीक, तो इसीलिए केवल जो ज़रूरत है रिटेन अर्निंग के रूप में फर्म को वापस डालना होता है, बाकी शेयर होल्डर को देना चाहिए। कुछ चीज़ों को देखते हुए अभी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या देखते हो, है ना। और दूसरा होता है आपका, ये तो हो गई की कॉस्ट। ठीक, कि कितनी भी कॉस्ट हो सकती है, यानी कि कम भी है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो शेयर होल्डर फंड को भी पूरा पूरा लॉस होगा। वहीं आता है आपका बोरोड फंड। यहाँ पे क्या है, रिस्क कम है। मतलब अगर आपने 10% इंटरेस्ट रेट पे उठाया मार्केट से, आपको 10% ही देना है, 12-15 जितना भी प्रॉफिट होने हो आपको सब फर्क पड़ता है, लेकिन लॉस होने पे भी आपको 10% देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ये आपकी ज़्यादा है मुकाबले रिस्क के। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट आता है, जैसे कि सिक्योरिटी है, अगर मान लीजिए अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, यानी शेयर होल्डर फंड के थ्रू मनी रेज कर रहे हैं, तो अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, वो हमें देखनी चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन, कैश कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक, अगर अच्छा कैश फ्लो है तो आप डेट ले सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कैश फ्लो उतना अच्छा नहीं तो आप इक्विटी पर जाओगे। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फर्म्स विद हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट एक्सेट्रा।
ये सब फिक्स है, हमेशा आपको देते रहनी है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा है आपके पास, और डेप्ट भी ले लोगे तो आपका वो उसका इंटरेस्ट भी फिक्स्ड हो जाएगा, तो आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करो कि इक्विटी ज़्यादा रखो। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके के फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है तो आप जो है इक्विटी के बारे में सोच सकते हो। कंट्रोल कंसिडरेशन, लेकिन इक्विटी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है बिजनेस को। जितने ज़्यादा शेयर होल्डर उनकी उतनी दखल अंदाजी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में। तो अगर आप वो दखल अंदाजी नहीं चाहते हो तो आपको डेप्ट की ओर जाना चाहिए, क्योंकि डेप्ट वाला व्यक्ति केवल अगर गारंटी मांगता है और वो आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करता है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट जो भी कंडीशन है स्टॉक मार्केट की, वो भी हेल्प करती है चूज करने में कि फाइनेंस कैसे लिया जाए। अगर बूम पीरियड है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, तो उस समय आप फंड आसानी से रेज कर सकते हो, क्योंकि लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए उस समय काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। हाउएवर डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट में मेक इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिफिकल्ट। सही बात है, जब मार्केट ही नहीं बचेगी तो आप कैसे उसमें ट्रेड करोगे। फिर आपका आता है डिविडेंड डिसीजन, ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर में बंटना चाहिए। अब इसमें कितना प्रॉफिट आप बांटोगे टैक्स पे करने के बाद, ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर को, और कितना आप रिटेन कर लोगे अपने बिजनेस में। ठीक है, ये डिविडेंड डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, हमें प्रॉफिट हुआ कितना है। सही बात है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड ज़्यादा होगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम होगा। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ऐसा नहीं कि इस साल हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हमने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दी। हमें पता होना चाहिए कि क्या इतनी अर्निंग स्टेबल है, क्या आगे भी कई सालों तक इतनी होती रहेंगी, तब तो हम उसका डिविडेंड दें। नहीं तो हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स के में से डिविडेंड बना के दे सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अर्निंग हुई होगी इन केस वो ओकेजनल होगी, वो हमेशा होने की कोई गारंटी नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बोलूँ सॉरी, सेकेंड पॉइंट। हाँ, ये तो आपका हो गया। थर्ड पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फिर ये ना हो कि डिविडेंड जो आपने इस साल दिया फिर अगले साल आप एक बिल्कुल कम दे रहे हो, तीसरे साल बहुत ज़्यादा दे रहे हो। चाहे प्रॉफिट जितना भी हो, स्टेबिलिटी जितनी भी हो प्रॉफिट की, लेकिन डिविडेंड भी स्टेबल होना चाहिए। लगभग आस पास का अमाउंट आपको हम हर साल डिविडेंड में देना चाहिए, बदलते नहीं रहना चाहिए उसे ड्रास्टिकली, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अच्छा ये भी है, अगर नियर फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, अभी लेसर डिविडेंड दे के रुक सकते हो, ताकि आपके पास फाइनेंस बचा रहा है रिटेन अर्निंग के रूप में। वहीं अगर कोई ग्रोथ प्लान नहीं है किसी कंपनी के पास तो वो जो है ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है, ताकि लोगों का इंटरेस्ट उसकी फर्म में उस फर्म में बना रहे। कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि डिविडेंड पे करने से पहले भी आपको देखना होता है कि कैश फ्लो कितना है, आपके उतने पैसे हैं कि नहीं है पे करने के लिए। कई बार शेयर होल्डर प्रेफर करते हैं कि भाई हमें रेगुलर इनकम होती रहे, हमने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि उनका क्या प्रेफरेंस है। अगर उन्हें चलता है कि नहीं भाई पास पैसे वापस फर्म में डालो, किसी तरह से प्रॉफिट निकाल के दो, और बड़ा प्रॉफिट ले होगा तब हम अपने पैसा निकालेंगे, डिविडेंड ले रिसीव करेंगे, है ना। शेयर होल्डर के प्रेफरेंस हो सकती है। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड देगी, और अगर टैक्स रेट बहुत कम है तो वो हाई डिविडेंड देगी। ठीक, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, आप डिविडेंड कितना दे रहे हो उससे शेयर की मार्केट वैल्यू पे असर पड़ता है, शेयर की मार्केट वैल्यू पे असर पड़ता है तो स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए आपको देखना होगा कि स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है कब, ठीक उस हिसाब से आपको डिविडेंड को बढ़ाना घटाना होगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट पे एक्सेस हो, सबसे पहली बात तो यही है, बिना इसके तो आप शेयर इशू ही नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल मार्केट ही जो है जैसे एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, है ना, ये लोग तक एक्सेस नहीं होगा तो आपका शेयर बना के बेचेगा कौन, वैल्यूएट कौन करेगा हर सेकंड। ठीक, लीगल कंस्ट्रेंट्स, कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स,
हो सकता हो कि आप जब लोन लो तो वो कंपनी आपके ऊपर कुछ ऐसे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन ही डाल दे कि आप दूसरे लोगों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उतनी आसानी से ना दे पाओ। ठीक, तो इसीलिए ये सब भी आपको देखना पड़ता है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक, पहले से तैयार कर लेना एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करेगा, उसमें कितना कितना खर्चा आएगा, उस पूरे का एस्टिमेट बिफोर हैंड ले लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या था, मैनेजमेंट की तैयारी, प्लान, प्रोग्राम, रूल्स, रेगुलेशन ये सब तैयार करना, वैसे ही फंड के मामले में भी है। किस तरीके से सोर्स करेंगे फंड को, प्रोक्योर करेंगे, क्या रेट देना होगा वहाँ पे, क्या रेट हमें मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ पहले से तैयार कर लेना अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबूत है। प्लानिंग और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? मैनेजमेंट चल रहे फाइनेंस को देखता है कि हम कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, है ना। लेकिन प्लानिंग इसकी प्री रिक्विजिट है, मतलब कि पहले हम प्लान करेंगे, तय करेंगे कि कितना पैसा कहाँ से उठाना है, कितने रुपए पे मिल रहा है और कहाँ लगाना है। लेकिन ये करने के टाइम हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और ये स्टार्टिंग में सोच लेने का, कहीं नोट डाउन कर लेने का क्या मतलब होता है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? फंड जब भी ज़रूरत हो अवेलेबल रहे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि अननेसेसरी फाइनेंस रेस कर लिया जाए, वो आइडल पड़ा रहे। इसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के फाइनेंस की प्लानिंग होती है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यहीं से पढ़ लेते हैं। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। भाई बिजनेस के पास एकदम से फंड खत्म हो जाए या बहुत ज़्यादा पड़ा रहे और इंटरेस्ट देते देते वो खत्म हो जाए, तो वो सब चीज़ें गलत है, तो इसीलिए शॉक्स और सरप्राइज से बचाना। हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई भी झटका लगने से बच सके उसके लिए तैयारी रखना, फाइनेंशियल तैयारी। प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग। अगर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग थी, जो फंक्शन एज फंक्शन हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, 5, 6, 7, 8 में चैप्टर 4 पढ़ा था, है ना, तो उसमें अगर कोई कमी छूट जाती है तो वो ये पूरी करता है और डुप्लीकेशन से बचाता है। मतलब केवल कमी को ही पूरी करता है, जो चीज़ वहाँ तय हो गई है उसको दोबारा तय नहीं करता बैठ के। पहले चला अलग अलग वो हो जाए डिसीजन मेकिंग 2 बार करने में, और फिर एम्प्लॉयज और बाकी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बोले कि आपने 2 जगह अलग अलग बातें लिख रखी है, कहीं पर आपने लिखा है कि भाई फंड में डेप्ट इक्विटी 50-50 रहेगा, कहीं लिखा है आपने 30-70 रहेगा, है ना। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शन। जो भी अलग अलग फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी और बेसिक मैनेजमेंट के भी, उन सबको अचीव करवाना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना, ये सब वर्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। प्रोवाइड द लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में लिंक बनता है, बिल्कुल सही बात है। हेल्प्स टू लिंक फ्यूचर विद प्रेजेंट। ये तो सारी प्लानिंग यही करती है। मेक्स द एवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। ठीक, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कितनी हुई है, उस हिसाब से हुई है कि नहीं, उसको वैल्यूएट करना आसान हो जाता है जब पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है। ठीक, फिर आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ये हम रखेंगे आपका सेकेंड वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 वीडियोस में ही आ पाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।